यहाँ पर आपका स्वागत बनकर अभिनंदन करते हैं। और हमारे सभी शिक्षकों का और हमारे पदाधिकारियों का हम शब्दों से स्वागत बनकर अभिनंदन करते हैं। शब्दों के माध्यम से कुछ कहना चाह रहे हैं आदरणीय नयन पांडे साहब। भैया फोटो सभी भारतीय जनगणना क्षेत्र के लौकिक शिक्षा काम नहीं करती। अगर आप साथ में आपके अंदर धार्मिक संस्कार नहीं है, अगर हम लोग थोड़ा आध्यात्मिक से नहीं जुड़े हैं, धर्म से नहीं जुड़े हैं, तो बंद हो गई। उस टाइम पे खुद को ओवरकम कैसे करें? या घर वालों से झगड़ा हो गया, या अकेले चले गए बाहर पढ़ने, कोई नहीं आसपास, किसी को नहीं जानते, एक बार 7x7 का छोटा सा रूम है, उसमें रह रहे हैं। अगर ग्वालियर जैसी जगह आ गए तो घर भी नहीं पागल हो रहे हैं। तो ऐसी जगहों पर आपका दिमाग कैसे काम करेगा? मतलब जब हम स्पेशली जब 12वीं तक तो हम लोग, हमको किस चीज़ की जरूरत थी, उन्होंने क्या पूरा कर दिया? हमको खाना टाइम पे मिल जाता है, दूध टाइम पे मिल जाता है, कपड़े बेस्ट मिल जाते हैं, सारी चीज़ें रेडी मिल जाती हैं। तो 12th तक तो हमारा जीवन बड़ा शांति से, बड़ा अच्छे से बीत जाता है। हमको पता भी नहीं चलता कि स्ट्रगल होता क्या है, संघर्ष होता क्या है। लेकिन जब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 12th के बाद आजकल बच्चे 10वीं के बाद भी बाहर जाने लगे हैं। तो जब हम बाहर जाते हैं और बाहर जाकर के जब सब कुछ खुद करना पड़ता है, तब एहसास होता है कि माता पिता क्या चीज़ होते हैं और घर क्या होता है। वहाँ जाने के बाद में रियलाइज होता है कि अब मतलब अब ये असल जिंदगी है। अब यहाँ सबको खुद कुछ करना है, तो एक तो पढ़ाई का बहुत ज़्यादा बर्डन और फिर खुद सब कुछ करने का बर्डन। टाइम पे कोई ऐसा है अदृश्य इनविजिबल सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, जो आपको खुश करता है। से जुड़े हैं, माता जी से जुड़े हैं, अगर हम थोड़ा बहुत स्वाध्याय करते हैं तो हमको अच्छा 12th तक के बच्चों को स्वाध्याय नहीं पता क्या होता है, लेकिन मंदिर पता हो वो भी बहुत बड़ी बात है। जैसे अगर कहीं अच्छा नहीं लग रहा, किसी नए शहर में पढ़ने के लिए, फॉर एग्जाम्पल कोटा गए ना IIT की प्रिपरेशन करने या नीट की प्रिपरेशन करने, या फिर हम दिल्ली जा रहे हैं UPSC की प्रिपरेशन करने, तो ये ऐसे एग्जाम्स हैं जो आपको एलियन फील कराएंगे। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि कहाँ आ गए, क्योंकि इतने लोगों की भीड़ होती है और वहाँ पर ऑल इंडिया लेवल के बच्चे होते हैं। नॉर्थ ईस्ट के बच्चे भी मिलेंगे, साउथ के बच्चे भी मिलेंगे, और नॉर्थ के भी बच्चे, ईस्ट के, वेस्ट के, सब जगह के बच्चे आपको वहाँ मिलेंगे और आपसे बहुत अच्छे। अपने गाँव में तो ऐसा लगता है हम ही शेर है। अपने गाँव में जब तक रहते हैं, अपने एरिया में जब तक रहते हैं, तो अपने माँ बाप को भी ऐसा लगता है कि हमारा ही बच्चा सबसे अच्छा है, सबसे होशियार है। अच्छा वहाँ जाके पता चलता है कि हम तो कुछ भी नहीं है, हमसे एक से एक अच्छे से अच्छे लोग वहाँ पर ऑलरेडी, बहुत स्मार्ट, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत नॉलेजेबल। मतलब जब मैं गई थी दिल्ली तो मुझे इंग्लिश बोलना भी नहीं आता था और मेरे फ्रेंड्स वो थ्रू आउट इंग्लिश में डिस्कशन कर रहे होते थे, तो मुझे समझने में भी प्रॉब्लम होती थी। उसके बाद ऐसा लगता था कि अभी हमको सब कुछ आता है। इस मतलब कोरमा में मुझे ऐसा लगता था कि मुझसे बड़ा होशियार कोई है नहीं, लेकिन जब वहाँ पहुँचे और जब ऐसी जगह मिली तो फिर उस समय ऐसा कोई चाहिए था, ऐसी कोई जगह चाहिए थी जिसको ऐसा लगे मेरी है, मतलब यहाँ मैं जा सकती हूँ, तो वो जगह थी मंदिर। क्योंकि मंदिर जाके ऐसा लगता था कि ये जाना पहचाना है, बाकी और कोई जगह वहाँ जानी पहचानी नहीं लगती थी। ये मैं बिल्कुल फैक्ट बता रही हूँ आपको। जब मैं दिल्ली रही तो किसी को जानते ना पहचानते, ना वहाँ की बोली अपनी जैसी, ना वहाँ की भाषा अपनी जैसी, वहाँ का रहन सहन अपने जैसा नहीं, वहाँ का खाना अपने जैसा नहीं। तो ऐसी जगहों पर बच्चों को, बच्चे को ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन बड़ों से मुझे जरूर कहना है कि बच्चों को ऐसी जगह पर संबल जो देता है, सपोर्ट जो देता है ना, वो धर्म है। तो धर्म फालतू की चीज़ नहीं है, मतलब बड़ा साइंटिफिक बात मैं आपको बोल रही हूँ। ऐसा नहीं कि धर्म करना चाहिए इसलिए करें, धर्म से हमारा ही बहुत ज़्यादा फायदा है। यदि हम फायदे नुकसान से सोचें तो धर्म से हमारा ही फायदा है। अगर हम प्रैक्टिकल होकर, मटेरियलिस्टिक होकर सोचते हैं तो धर्म करने से हमारा ही फायदा होता है। कुछ फायदे मैं आपको और गिनाती हूँ। लौकिक शिक्षा तो हम सब कर ही रहे हैं। बच्चों को आजकल सुबह 7 बजे स्कूल भेज देते हैं, 7 बजे स्कूल भेज के 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे स्कूल से बुलाते हैं। स्कूल का टाइमिंग 7 बजे, सारे कॉन्वेंट्स का टाइम 7 बजे। 7 बजे क्यों टाइम रखा है वो शायद आप लोगों को समझ में नहीं आता, हमको नहीं आता ना, हम सोचते हैं। पहले का बच्चा सरस्वती शिशु मंदिर में जाता था
और दोपहर में सोने का कोई कॉलम नहीं होता था। हमारे गुरु महाराज बोलते दोपहर में सोना भी नहीं चाहिए, तो सोने का कोई कॉलम नहीं होता था दोपहर में। 4 बजे स्कूल से आता था बच्चा, 4 बजे स्कूल से आया, फिर भूख लग जाती थी, 5 बजे खाना खाया, 6 बजे फ्री हुआ, 7 बजे पाठशाला चला गया, आया 2 घंटे पढ़ाई की, आराम से सो गया। ऐसा रूटीन जनरली हमारे जनरेशन में होता था। पर आजकल क्या हो गया, आजकल 7 बजे से बच्चा स्कूल, तो उसको 6 बजे से उठाना शुरू कर देते हैं। 6 बजे से बच्चे को बेचारा आधा नींदा बच्चा, नींद भी पूरी नहीं हो रही, उठाया, नहलाया, रेडी करके स्कूल भेज दिया, 2-2 3-3 टिफिन रख दिए कि जा तू भी फ्री हम भी फ्री। बच्चा चला गया, फिर वो आ रहा है 3-4 बजे, फिर दोपहर में सुला दिया, फिर अब उसको रात में जल्दी नींद आएगी नहीं अगर दोपहर में सुला दिया तो। फिर वो शाम को फिर कोई क्लास लगा दी, स्विमिंग क्लास, ट्यूशन क्लास, गिटार क्लास, बच्चों को लगा दिया, बच्चा ग्रुप अप हो रहा है। फिर पाठशाला के लिए टाइम नहीं है क्योंकि बच्चा बहुत थक गया। ये बड़ा फैक्ट है आजकल कि पाठशाला के लिए टाइम नहीं है हमारे पास, क्योंकि बच्चा ऑलरेडी बहुत थका हुआ है, स्कूल गया है और क्लासेस जाता है, तो पाठशाला नहीं आ पाएगा। बस फिर उसी बात में रात में खुद ही जबरदस्ती उसको पढ़ाया और फिर जबरदस्ती सुला दिया। तो ये रूटीन आजकल जो हो गया है, इससे बच्चा धीरे धीरे धार्मिक संस्कारों से कट रहा है। धीरे धीरे अच्छा कोई पाठशाला की दीदी बोले या भैया बोले कि पाठशाला भेजो, तो वो तो उनका तो काम ही क्या है। ये बड़ा फैक्ट है कि आज उनका तो काम ही क्या है, वो तो बैठे इसलिए बस बोलते रहते हैं भेज दो। घर के बड़े बोले, दादा दादी बोले कि बच्चे को पाठशाला भेजो, तो बोले कि आप तो समझते नहीं कुछ, आपको कहाँ समझ में आता है कुछ, आपको पता है आजकल की पढ़ाई कितनी होती है, नहीं उनको नहीं पता। लेकिन हमको ये नहीं समझ में आ रहा कि ये जो हम करते हैं ना, ये धीरे धीरे समझता, बच्चा अपने में ही लगा रहता है, बच्चे का जीवन तो अपनी वाइफ के साथ ही हो गया है, हमारे लिए उसके पास समय नहीं है, हमको बुलाता नहीं है, हमारा सम्मान नहीं करता। तो जब ये बातें उधर आती है ना, तो समझ में आता है कि हमारा ही किया हुआ है, ये हमारा ही बीच में जो फल दे रहे हैं। तो इसीलिए लौकिक शिक्षा तो हम दे ही रहे हैं, और वो तो देंगे ही, आजकल हर कोई देता है। आजकल हमारे पास में भले अपने अन्य चीज़ों के लिए पैसा हो नहीं हो, हर कोई ये चाहता है कि हमारा बच्चा पढ़े, तो सेविंग रखते हैं, इतनी कि बच्चे को जरूर पढ़ाएंगे। नहीं सेविंग होगी तो किसी से लेके पढ़ा देंगे, है ना, लेकिन पढ़ाएंगे जरूर बच्चे को, अच्छी बात है, पढ़ाना भी चाहिए। लेकिन जितना इम्पोर्टेंट पढ़ाना है उतना ही इम्पोर्टेंट धार्मिक संस्कार भी है, क्योंकि कुछ बातें हैं आज अभी मंदिर आने से या धर्म से जुड़े रहने से हमारा रूटीन बना रहता है। कोई मतलब सिर्फ प्रैक्टिकल बातें करूंगी जो हमारे निजी जीवन में होती है, तो एक तो हमारा रूटीन अच्छा बना रहता है। हम सुबह अगर रात को नहा लेने की आदत है टाइम से, मंदिर आ जाने की आदत है टाइम से, तो हमको ये है कि हमको दोपहर में कहीं भी बुला लो, ट्यूशन लगा लो 10 बजे की, अगर कोई नॉर्मल बच्चा 10 बजे की ट्यूशन हो जाए और उसको शाम को 4 बजे जाना है, ट्यूशन वाली मैम कहते हैं 10 बजे आना, तो कितना दिमाग खराब होता है, क्योंकि सुबह उठने की आदत ही नहीं है, सुबह नहाने की आदत ही नहीं है। तो अगर हम सुबह उठते हैं, हमको नहा लेने की आदत है टाइम से नाश्ता कर लेते हैं, तो हम रेडी हैं। फिर हमको दिन भर में कहीं भी बुला लो, बच्चा चला जाएगा, हम चले जाएंगे। जैसे मुझे भी अगर मैं सुबह उठ जाती हूँ, मंदिर होकर आ जाती हूँ, तो कभी भी मीटिंग करती हूँ, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी रेडी हूँ। बुरा तब लगता है जब बिना काम घर पे बैठे हैं, खाना भी नहीं खाया, अचानक से मीटिंग आ जाए, लगता है यार ये क्या होगा। तो वो मीटिंग की गलती नहीं है, वो हमारी गलती है कि हम सुबह से रेडी होकर नहीं बैठे। तो एक रूटीन बहुत बना रहता है, जब हम मंदिर से जुड़े रहते हैं तो सुबह शाम का रूटीन बना रहता है, तो उससे हमारे बाकी काम भी टाइमली हो जाते हैं, हम कहीं भी टाइमली पहुँच सकते हैं, कहीं पर भी समय से पहुँच सकते हैं। दूसरा दूसरी चीज, मंदिर जाने से एक सोशल सर्कल बना रहता है, सामाजिकता बनी रहती है। आपको 4 लोग जानते हैं, आपको भी अच्छा लगता है, और अपनी कोई बात है तो अपना एक फ्रेंड सर्कल है, अपना एक जैन मिलन है, एक महिला मंडल है, एक बालिका मंडल है, कुछ नहीं तो उनसे जाके बातचीत कर ली, उनको अपना सुख दुख बता दिया, उनके साथ में कहीं जाना है तो उनके साथ में हुआ है ना, उनके साथ में कोई प्रोग्राम कर लिया। इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि हम अकेलापन फील नहीं करते। मतलब अगर हमारे स्कूल के फ्रेंड्स से हमारा झगड़ा हो जाए, या हमारी कॉलेज में नहीं बन रही, या हमारी ऑफिस में नहीं बन रही, तो हमारे पास एक सब्स्टिट्यूट है, हमारे पास मंदिर वाले हैं, हमारे अपने लोग हैं, उनके साथ हमारा खाना पीना भी एक जैसा है, उनके साथ हमारा घूमना फिरना भी है, उनके साथ हमारा आना जाना भी है, तो हमारा एक सोशल सर्कल बना रहता है, एक सामाजिकता बनी रहती है उनके साथ में।
घर में समाज में बनी रहती है, तो उससे हमको बहुत फायदा होता है। तीसरा, मंदिर में हम आते हैं तो कुछ ना कुछ आज जैसे शिविर लगा, आप बैठे, अब इससे क्या फायदा है? इससे फायदा आपको आज नहीं समझ आएगा, इसका फायदा आपको तब समझ आएगा जब आप किसी एग्जाम का मेंस निकाल लोगे और इंटरव्यू देने जाओगे। जब आप इंटरव्यू दोगे तो आपसे जो प्रश्न करेगा, तो प्रश्नों के उत्तर देते समय आपको पाठशाला याद आएगी, इसलिए क्योंकि वहां पर आपसे खड़े करके सबके सामने प्रश्न पूछे गए थे और तब आपको वहां हिम्मत दी गई थी कि नहीं तुम बोलो, तो वहां आपने बोलना सीखा। जब वहां बोलना सीख जाओगे तो जब पैनल में इंटरव्यू देने टाइम 10 लोग बैठे होंगे और आपसे एक के बाद एक क्वेश्चन कर रहे होंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस के साथ उत्तर देते बनेगा। इसलिए क्योंकि हमने पहले भी ऐसे काम पाठशाला में किए हैं। हमने पाठशाला में रंगोली कॉम्पिटिशन में भाग लिया है, हमने पाठशाला में नृत्य किया है, आरती सजाओ किया है, हमने पाठशाला में वाद विवाद किया है। यही सब काम बड़े होकर के किए जाते हैं, बस नाम अलग हो जाता है। भाषण को सेपरेट बोल देते हैं, वाद विवाद को डिबेट बोल देते हैं, और जब प्रश्न पूछते हैं ना हमारे पाठशाला में भैया दीदी, वैसे इंटरव्यू में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो जब वहाँ की प्रैक्टिस यहाँ से हो जाती है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैं बचपन से पाठशाला पढ़ी हूँ, तो जब वहाँ से पढ़ते पढ़ते आज का स्टेज फेयर नहीं है, मुझे आप कहीं भी खड़ा कर दो मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि पाठशाला के भैया जी ने सिखा दिया है कि आपको कोई भी टॉपिक में आपको बोलना है, आपको टॉपिक दे देते थे, आपको बोलना होता था। तो इसलिए आपसे करते करते बचपन से करते करते आज सारा कॉन्फिडेंस बन चुका है, भय खत्म हो गया, स्टेज फियर बोलते हैं ना खत्म हो गया। तो ये सब चीजें संस्कार हम घर में नहीं ले पाते हैं। आजकल की महिलाएं तो वैसे भी बिजी हैं, सोशल मीडिया भी है, फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी है, व्हाट्सएप भी है ना, आजकल रील्स भी बनानी है, तो नहीं टाइम मिलता बच्चों को पढ़ाने का, बच्चों को संस्कार देने का। तो कम से कम पाठशाला देती है, वहाँ तो भेज दो, तो ये हमको करना चाहिए। इसके बाद में तीसरा, जो एक हमारे यहाँ बोलते हैं, हमारे जनरल में बोलते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे, एज यू सो सो यू रीप। तो हमको ये पता है कि मंदिर में हमको सिखाया है कि अगर हम गलत करेंगे तो हमारे साथ गलत होगा, तो हम गलत करने से बचते हैं। ये चीज़ स्कूल में भी सिखाते हैं, पर स्कूल में सिखाने में और मंदिर में सिखाने में अंतर है। अगर हम इसमें, यहाँ पर क्या होता है, हमारा आत्ममंथन होता है, अब रोज़ पढ़ते हैं, सुनते हैं, पाठशाला वाले भैया बता रहे हैं, महाराज जी बता रहे हैं, किताबें बता रही हैं, दादा दादी बता रहे हैं कि चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, तो 5 पाप बचपन में 5 पाप सिखाते हैं पाठशाला में। तो जब वो चीज़ें सिखाते हैं धीरे 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 धीरे, तो हमको दिमाग में बैठ जाता है कि पाप है, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है। तो जब ऐसी चीज़ें स्कूल में करते हैं ना, तो हम दूसरे बच्चों से ज़्यादा एथिकल होते हैं, और जब ज़्यादा एथिकल होते हैं तो हम अपने टीचर्स के फेवरेट भी होते हैं, क्योंकि जब बाकी बच्चे कुछ गलत काम में एक साथ होंगे तो हमको दिमाग में आएगा कि काम गलत है, हमको नहीं करना। जब हम वो काम नहीं करेंगे तो हम अपने टीचर्स के फेवरेट हो जाएंगे। तो ये दोनों जगह लागू होती है एक चीज़ है। आजकल आप लोग तो बहुत छोटे बच्चे हो, नैतिक शिक्षा सीखते हो, हम लोगों को यूपीएससी में IAS बनाते समय एथिक्स पढ़ाते हैं, एक सब्जेक्ट होता है एथिक्स, नैतिक शिक्षा। वहाँ जाकर के इतने बड़े होकर के तब जाके नैतिक शिक्षा पढ़ते हैं, एक 250 नंबर का पेपर होता है नैतिक शिक्षा का। वो नैतिक शिक्षा जो आप लोग बचपन से 4 साल से सीखते चले आते हो, वो हमको वहाँ सिखाते हैं। जो अपना होते हैं 5 पाप नहीं करना, 4 पेशाई नहीं करना, ये सारी बातें वहाँ जाके सीखते हैं। तो जब हम यहाँ सीख चुके हैं, हमको पता है कि अच्छा काम करेंगे तो अच्छा होगा, बुरा काम करेंगे तो बुरा होगा, ये रोज रोज सुनते तो दिमाग में आ जाता है, तो हम खुद ही बुरा करने से बचते हैं। जब बुरा करने से बचते हैं तो अपने आसपास के लोगों के फेवरेट हो जाते हैं। जैसे कोई अधिकारी आया कलेक्ट्रेट में और सबको पता है कि मैडम पैसा नहीं लेती या ये सर पैसा नहीं लेते, तो अपने आप ही जो भी ऐसे जिम्मेदारी वाले काम होते हैं या जो भी बड़े काम होते हैं, वो आपके सीनियर्स आप पर ही देते हैं। मतलब आपके जो उच्च अधिकारी होंगे वो आप पे ही काम डालेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये जिम्मेदारी वाला काम इनसे करवाया जा सकता है। तो ये वैसे लोग नहीं है जिनको रात में बॉटल लगती हो, या इनको दिन का खान पान सही ना हो, या अन्य प्रकार की व्यसनी हो, या इनको पैसा बहुत चाहिए हो, या काला पैसा कमाते हो। जब हम जैसे जैन होने का अपने आप ही फायदा है, जानते हैं ना, जैन अधिकारी है तो अपने आप ही, पहली बात तो जैन न्यूट्रल होते हैं, किसी समाज विशेष से उनका ज़्यादा पॉलिटिक्स वाला रिश्ता नहीं होता। दूसरा, वो किसी व्यसन में नहीं होते, तो वो अपने आप ही जैनों की रेपुटेशन बनी रहती है। और फिर अगर जैन ऐसा हो जो वाकई में जैन धर्म को फॉलो कर रहा है, जो शाम को खाना नहीं खा रहा, तो उसको उनकी प्रभावना अपने आप हो जाती है। अधिकारी, उच्च अधिकारी समझ जाते हैं कि इसको तो कोई भी काम दे सकते हैं,
व्यसनी हो जाता है ना। तो ये सारी चीजें फिर उसके साथ में होती हैं। तो आपको डिसाइड तो करना पड़ेगा, या तो शुरुआत में थोड़ी मेहनत कर लो और पूरे जीवन बड़े आराम से जियो, और या तो फिर अपना शुरुआती दौर में आप खराब कर दो समय ऐसे निकाल दो फोन में, घूमने में, फिरने में, और फिर बाद में जाकर के अब एग्जाम, आपका एग्जाम निकलेगा कहाँ से? आपने आपको धोखा दे रहे हैं अपनी पढ़ाई करने, पढ़ाई तो आपने की ही नहीं, एग्जाम नहीं निकलेगा। पहले हम सोचेंगे हम IAS बनेंगे, फिर IAS नहीं बने, फिर सोचेंगे चलो हम MPPSC करते हैं, वो भी नहीं निकला, फिर सोचते हैं बैंक कर लेंगे, वो भी नहीं निकला, फिर आप कहेंगे SI पटवारी बन जाएंगे, पटवारी भी नहीं बन पाए, फिर क्या करें? फिर सोचा कि प्राइवेट कुछ कर लेंगे, पिताजी ने बोला हमारे पास पैसा नहीं है, तुमको पहले ही पढ़ा दिया, पढ़ाने में ही लगा दिया, बिजनेस करने के लिए भी पैसा नहीं है। आप जाके क्या करें? फिर सोचेंगे मैं चूना उसकी पान की दुकान लगा लेते हैं, उसमें कुछ फायदा हो जाएगा, फुल्की चाट के लगा लेते हैं। मतलब ये हमारा स्तर गिरता चला जाता है। कहाँ तो हम IAS बनने लगे थे, और अपनी वजह से हम कहाँ पहुँच गए? यहाँ पे। तो ये हम खुद करते हैं, इसमें किसी के माँ बाप, किसी के अभिभावक जिम्मेदार नहीं है। इसमें हम ये था कि हमारे माता पिता ने नहीं पढ़ाया तो पढ़ाने के लिए किसी की जरूरत ही नहीं होती। आजकल सब कुछ अवेलेबल है। जो ये कह रहे हैं कि हमारे पिताजी ने नहीं पढ़ाया है या हम नहीं पढ़ पाए, तो उसमें शुद्ध गलती अपनी होती है। अपन 12वीं के बाद में थोड़े से समझ जाए, थोड़े समझदार हो जाए, अपने आप में हमको ये जिम्मेदारी आ जाए कि हमको अपने लिए कुछ करना है। माँ बाप तो अपना, उनको नहीं जरूरत है आपकी, वो तो खुद ही सब कुछ कर रहे हैं, उनको वो कभी आपसे नहीं मांगेंगे ना, उनको जरूरत है। वो अपने जीवन में जो आपको पाल लिया, 4-4 बच्चों को पाल लिया, तो अपना कोई पाल ही लेते हैं। माता पिता को जरूरत नहीं होती। हमको हमारे लिए अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए कुछ करना है, तो हमको खुद मेहनत करनी है। और बच्चियों ने अगर केरला स्टोरी नहीं देखी हो तो एक बार देखें। केरला स्टोरी जैसी मूवीज आपको देखना चाहिए। आजकल बच्चियां बड़ा सॉफ्ट टारगेट है, बच्चियां अच्छे समाज की, अच्छे घरों की बच्चियों को बड़ा सॉफ्ट टारगेट किया जाता है। तो हम सबको, खासकर पेरेंट्स को, बच्चियों पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि बच्चे रोक टोक नहीं करना है कि पढ़ाने ही नहीं भेजना, लेकिन थोड़ा सा हमको माता पिता को भी नजर रखनी चाहिए कि बच्चियां कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि आजकल बहुत सॉफ्ट टारगेट है। मतलब नई नई एज की बच्चियों को समझ में भी नहीं आता क्या सही है क्या गलत है, और जब वो बहुत समय बीत चुका है तब समझ आता है कि क्या गलती करती है। तो जो केरला स्टोरी जैसी मूवी है, बच्चियों को दिखाना चाहिए, समझाना चाहिए कि क्या हो रहा है आजकल। आजकल क्या बाहर की दुनिया बहुत ज़्यादा खराब है, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा है कि अगर हम नहीं समझेंगे तो जीवन बर्बाद भी हो सकता है। बस यही सब बातें मुझे आप लोगों से कहनी थी, और मतलब बड़े मन से, और मैं चाहती तो इस स्पीच को बड़ा ऑफिशियल, बड़ा फॉर्मल भी रख सकती थी, पर जो जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे बड़ा कम मौका मिलता है बच्चों से बात करने का, तो जब बच्चों से बात करने का समय में थोड़ा सा लगता है बहुत कुछ बता दूँ। मतलब जो गलतियाँ हमने करी हैं या हमारे साथ वालों ने देखती हूँ उन लोगों ने करी है, मैं ये चाहती हूँ आप लोग ना करो। तो इसलिए प्रयास करते हैं कि जो हमने अपने जीवन में सीखा वो आपको शॉर्ट में आप लोगों को बता सके। किसी को कुछ बुरा लगा हो तो उत्तम क्षमा, सभी को जय श्री राम। सुलभ शब्दों में हमें यहाँ पर आदरणीय भाभी जी द्वारा बहुत कुछ धर्म का मर्म, लौकिक शिक्षा का मर्म और बहुत सारे उनके पर्सनल एक्सपीरियंस और फ्यूचर में हम क्या से क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ जानने को, सीखने को मिला। निश्चित तौर पे आप अपने जीवन में उसको अपनाएंगे, और आप इतने बिजी शेड्यूल में हमारे निवेदन को स्वीकार कर आप इस कार्यक्रम में पधारे और आपने हमें अपनी विशेष उपस्थिति दर्ज कराई। हम एक बार जोरदार सभी शिवरात्रि की ओर से आपका अभिवादन करते हैं। मैं भाभी जी को बताना चाहूंगा कि युवा जेंटलमैन नेमिनाथ द्वारा विभिन्न गतिविधियां पूरे वर्ष भर संचालित की जाती हैं। कोरोना काल में भी बहुत ही सुंदर कार्य युवा टीम ने किया, और ये हर वर्ष ये शिविर आयोजित किया जाता है, जिसमें मंदिर कमेटी का संपूर्ण तरीके से हमें सहयोग रहता है और प्रोत्साहन मिलता है कि आप हर वर्ष हमारे मंदिर जी में आके शिविर को लगाएं। पूरी मंदिर कमेटी का प्रोत्साहन मिलता है, और समय समय पे सामाजिक और धार्मिक गतिविधियां युवा जेंटलमैन यहाँ पर संचालित करती रहती है। आप यहाँ पर उपस्थित हुए, आपने हमें अपना विशेष समय दिया, हम पूरी टीम के द्वारा आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आपसे प्रेरणा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को सादर जय श्री राम।